एवरीवन, आई एम शुभम कुमार फ्रॉम एनआईटी पटना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर जो है यूएनडी, यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे, रिवीजन भी बोल सकते हैं और एक तरह से बोल सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर को मैं आपको फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ। बस उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और की फॉर्मूले होंगे और उसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, तो ऐसे जितने भी ऐसे क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को समझने में यूज होते हैं या फिर हेल्पफुल होते हैं, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दो बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये आप लोग जानते भी होंगे। स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड बोले तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास माप होता है, कोई भी मतलब डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे लिख देते हैं ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी में बोथ मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसमें होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है मास, जो भी डिस्टेंस हो जाए मेरा, स्पीड। ठीक है, मास, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, टाइम एटसेट्रा, ये सब हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मास बोलते हैं 2 kg, हम ऐसा नहीं बोलते हैं 2 kg का आदमी है देखो पश्चिम की तरफ, ऐसा नहीं बोलते हैं, 2 kg बस बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को 2 मीटर बस बोला जाता है। स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, टाइम है 2 सेकंड। कहीं बोलते सुने हो, 2 सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट 2 सेकेंड उत्तर दिशा की तरफ, 2 सेकेंड पश्चिम दिशा की तरफ, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब क्वांटिटी होते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो ऐसे क्वांटिटीज का एग्जांपल होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सेकंड होता है मेरा कौन सा, वेलोसिटी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को यहाँ पर हम बताएंगे सबसे अलग टाइप का, वो होता है एरिया। क्या होता है, एरिया। एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, ये नोट करने वाला है। एरिया जो लिख देते हैं 2 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, तो बोलेंगे उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जी नहीं, उसमें सिर्फ एक वेक्टर क्वांटिटी है एरिया। अब बोलेंगे एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, तो एरिया का डायरेक्शन आउट टू द प्लेन या फिर इनटू द प्लेन होता है। एरिया वेक्टर होता है, एक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। और जो दूसरा बेसिस होता है, दूसरा बेसिस जो क्लासिफिकेशन का होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के बेसिस पे भी इसको दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज का ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के बेसिस पे भी दो टाइप का होता है फिजिकल क्वांटिटी। पहला होता है, इसको देखिए नींगा हुआ है थोड़ा सा, पहला होता है
फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल। जो दूसरा होता है वो मेरा होता है डिराइव्ड, डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कौन दूसरा है यहाँ पर, तो फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव किए गए हैं। ये एक्चुअली में है कुछ भी नहीं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनसे डिराइव किए हुए क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। चीजों को हम लोग सिंपल बनाते हुए समझेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं, एग्जाम्पल के से आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हो गया मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ऐसा ही सिस्टम है, 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया है। कितने, 7। और ये 7 से ही जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं, जो भी क्वांटिटी आप देखते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे ये 7 से ही डिराइव किए जाते हैं। और 7 का हम आपको लिस्ट बना के दे देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो होते हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। एफ क्यू लिख दे रहे हैं, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। नोट कीजिएगा इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। रखें, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं बताएं 7 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला मेरा कौन सा होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, मास। दूसरा लेंथ। तीसरा टाइम। चौथा टेम्परेचर। पांचवा हमारा होता है, कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा होता है इलेक्ट्रिक करंट। जो छठा होता है वो अमाउंट ऑफ सबस्टांस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। जो सातवां होता है वो होता है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस सातों का ना अपना अपना सिंबल होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंबल होता है। अभी से ही बताते जा रहे हैं, डायमेंशन में काम आएगा, डायमेंशन भी बताना है आगे ना। डायमेंशन में सिंबल और एसआई यूनिट, ये सब बेसिक हम जानते हैं अब। ठीक है, सिंबल और एसआई यूनिट। मास का जो सिंबल होता है कैपिटल एम। लेंथ का जो सिंबल होता है कैपिटल एल। टाइम का जो सिंबल होता है कैपिटल टी। टेम्परेचर का सिंबल के या फिर थीटा से इसका सिंबल होता है, के या फिर थीटा। इलेक्ट्रिक करंट का ए या फिर आई, दो सिंबल होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, या तो ए या फिर आई। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का जो सिंबल होता है मेरा एमओएल, मोल। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल होता है कैंडेला, सी डी। ठीक है, इस सबका अब ऐसा यूनिट देखते हैं। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है आप लोग जानते हैं, मीटर। टाइम का सेकेंड, ये सब इजी है। टेम्परेचर का केल्विन, इसको के से लिखते हैं। ठीक है, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, एम्पियर जानते हैं आप लोग, इसको लिखते हैं ए से। ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल होता है एमओएल, और लिखते हैं एमओएल से। ठीक है, कैंडेला का, सीडी का कैंडेला ही होता है, कैंडेला को भी रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, सीडी से ही। ठीक है, ये सातों आपको याद होना चाहिए, सातों का सिंबल और ऐसा यूनिट भी आपको याद होना चाहिए। आगे भी बताएंगे बट यहाँ पे याद होना चाहिए। नोट कीजिए इसको। एकदम चीजों को सिंपल करते हुए चलेंगे और यहीं से ही सीखते हुए चलेंगे हम लोग। चलिए मिटाते हैं।
यहाँ पे क्या बताए थे अब आपको, डिराइव्ड क्वांटिटी। दूसरा कौन सा था, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, तो खास ध्यान दीजिएगा इस पर। डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो किसी दूसरे क्वांटिटी से डिराइव किए गए होंगे, जैसे कि स्पीड मेरा क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे एक क्वांटिटी है डिस्टेंस। अब बोलिएगा डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी थोड़ा है, फंडामेंटल क्वांटिटी थोड़ा डिराइव किया गया है जी, बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटी से इसको डिराइव किया गया है। कैसे हम जानेंगे, तो डिस्टेंस क्या एक तरह का लेंथ ही तो है, लेंथ बाई टाइम नहीं है ये, बोलिए L/T आराम से हो जाएगा। दूसरा क्या है, मान लीजिए कुछ वेलोसिटी, आप जो भी ले लीजिएगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, उन सातों के अलावा जितना भी क्वांटिटी है वो डिराइव्ड है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका भी तो डिस्प्लेसमेंट क्या एक तरह से लेंथ ही ना है, L/T, ठीक है। तीसरा कोई ले लीजिए, कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लेते हैं, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो ब्रेथ है वो भी तो एक तरह से लंबाई है ना, लेंथ ही लिया जा रहा है ना, यूनिट तो उसका लेंथ ही है, L/L। देख लीजिए सारा क्वांटिटी अब क्या होता है, डिराइव होता है इसके अलावा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद अपने चैप्टर के टॉपिक पे आते हैं, यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी और क्या, यूनिट्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स में क्या रिलेशन, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग NU के फॉर्म में लिखते हैं, NU के फॉर्म में, जहाँ पे N हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, N स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और U स्टैंड्स फॉर यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के फॉर्म में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मान लीजिए कि किसी का मास हम लोग लिख रहे हैं, कोई मास का फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 kg, 2 kg। 2 यहाँ पे क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या है, यूनिट। वैसे ही मान लीजिए 5 मीटर बोल रहे हैं, तो 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर यूनिट। 5 सेकंड, 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड क्या है इसका, यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसका यूनिट होता है, तो हम लोग यूनिट भी देखते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे यूनिट, यही इसका सारा एक मतलब नेसेसिटी है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कीजिएगा, इसका डिपेंडेंसी हो गया फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स का। बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स काफी सारे बनाए गए हैं, ठीक है। पहला जो यूनिट है वो होता है FPS सिस्टम। पहला सिस्टम है FPS। इसमें जो मास, जो लेंथ होता है मेरा, सबसे पहले लेंथ लिखते हैं, उसके बाद क्या, मास, उसके बाद क्या, टाइम। तो जो लेंथ होता है ना वो हमारा किस में होता है, फुट में होता है। किस में होता है, फुट में। इसका एक और नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है, FPS, फुट। मास क्या होता है, P से देखिए पाउंड, पाउंड होता है ना, केक कितने पाउंड का है, तो यही पाउंड होता है, वो मास का एक यूनिट होता है। पाउंड, टाइम होता है सेकंड में, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है, बहुत चीज एकदम परिचित होगा आपसे, CGS यूनिट। CGS यूनिट में क्या होता है, जो लेंथ होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। किस में होता है, सेंटीमीटर में। जो मास हो जाएगा वो किस में होता है, देखिए यहाँ से सब फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म से निकल जाएगा। मास क्या, ग्राम में होता है, ठीक है, और टाइम क्या, सेकेंड में होता है, ठीक है ना। और जो तीसरा होता है हमारे पास वो होता है हमारा MKS सिस्टम। क्या होता है, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में क्या होता है, जो लेंथ होता है वो किस में होता है, M फॉर मीटर, M फॉर मीटर। जो मास होता है वो किस में होता है, किलोग्राम में होता है। किसमें, किलोग्राम में। टाइम जो होता है वो किस में होता है, सेकेंड में होता है, ठीक है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, MKS सिस्टम। जो चौथा सिस्टम होता है ना, इसको SI बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। IS पढ़ते उल्टा, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल MKS होता है। इसको क्या बोला जाता है, रेशनलाइज्ड MKS, रेशनलाइज्ड MKS बोलते हैं इसको, रेशनलाइज्ड MKS।
इसमें क्या हो जाता है कि जो लेंथ है वो तो रहेगा मीटर में, रेशनलाइज है, तो मास क्या रहेगा किलोग्राम में, टाइम रहेगा सेकेंड में। इसमें फर्क क्या हो जाता है, इन तीनों के अलावा इसमें और आ जाते हैं जो भी फंडामेंटल आपके क्वांटिटीज है ना, सातों के यूनिट्स, फिर डेराइव के यूनिट, सभी के यूनिट आते हैं। सातों के फंडामेंटल यूनिट्स रहते हैं, उसके बाद डेराइव्ड वाले यूनिट आते हैं और एक सप्लीमेंट्री यूनिट ऐड हो जाते हैं, वो बताते हैं हम आपको आगे। पहले इसको यहां तक नोट कीजिएगा, हट जाते हैं। एसआई सिस्टम का एक और नाम क्या है मेरा, रेशनलाइज्ड एमकेएस, रेशनलाइज्ड एमकेएस। चलिए एसआई सिस्टम को ही थोड़ा बारीकी से देखते हैं हम लोग। देखिए एसआई यूनिट जो होता है ना, इसको तीन कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल यूनिट, क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हों, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो भी यूनिट होंगे उसको फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। एग्जाम्पल, मास का क्या होता है केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, जो भी अभी वहां पे लिखे ना ऐसा यूनिट यहीं से आता है। दूसरा क्या होता है डेराइव्ड यूनिट, दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट, जैसे यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का यूनिट कहाँ से आता है, मीटर पर सेकंड। देखिए मीटर को एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड फंडामेंटल यूनिट है, दोनों से डिराइव किया गया यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड। या फिर एरिया, यूनिट ऑफ एरिया, एरिया का भी यूनिट अगर हम यहाँ देखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर होता है। तो कहाँ से डिराइव किया गया, मीटर से। तो मीटर से डिराइव करके ऐसा यूनिट आया, तो इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। जो डिराइव्ड क्वांटिटी से आया वो डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, इसको लिख लीजिए। तीसरा तरह भी होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग लिख सकते हैं इसको पॉज करके। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे। हमारा जो तीसरा कैटेगरी है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें ना जो दोनों में नहीं रखा जा सके, इसमें इसको रखते हैं। थर्ड जो आता है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसमें मेनली एंगल आता है। ठीक है, दो एंगल आता है। पहला जो आता है वो प्लेन एंगल, क्या बोलते हैं इसको, प्लेन एंगल। और दूसरा जो इसमें आता है वो होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, जो भी मेरा जो एंगल देखते हैं, जो सर्कुलर आर्क जो एंगल सबटेंड करे, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। कोई भी आप अपने मन से जो एंगल बचपन में पढ़ते थे ना, एंगल बना दीजिए तो कैसे बनता है, तो भाई उसमें एक आर्क होता है, कंपास को ऐसे घुमाते हैं तो ये वाला जो सर्कुलर है, ये वाला जो एंगल बनता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। ऐसा एंगल जो प्लेन पे बन जाए उसी को बोलते हैं प्लेन एंगल। मान लीजिए कि इसको कुछ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा से रिप्रेजेंट कर दिए इसको। ठीक है, तो प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। आर इसका रेडियस होता है आर्क का, और एल क्या होता है, आर्क लेंथ। एल क्या होता है, आर्क लेंथ। तो जो फॉर्मूला होता है प्लेन एंगल का वो एल बाई आर होता है। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है ध्यान दीजिएगा, जो प्लेन एंगल का यूनिट होता है हमारा वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। यूनिट जो बोलते हैं इसको, ऐसा यूनिट बोल दीजिए इसको, ऐसा यूनिट होता है इसका रेडियन। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं आर ए डी से। आर ए डी, रेडियन सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, एंगल नापने का, रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट होता है रेडियन प्लेन एंगल का। वो फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई आर। वैसे ही सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल कैसे होता है, जैसे यहाँ प्लेन के लिए है, सॉलिड एंगल किस लिए होता है, कोई सॉलिड फिगर के लिए, मान लीजिए 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे कि कोन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कोन के जो वर्टेक्स पे जो ऐसा जो यहाँ पे मान लीजिए ये कोन है, तो ये वाला जो एंगल बनता है ना, ये इस तरह से कोन का फिगर है, ये मार्कर के नीचे वाला, तो ये जो वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है 3 डायमेंशन में जो एंगल बनेगा उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर कोई एंगल ओमेगा है, इस फिगर को क्या बोलते हैं, ओमेगा है। तो इसका जो ओमेगा होता है ना, ये आप लोग बेसिकली मान सकते हैं डी, आप लोग मानिए एरिया बाई आर स्क्वायर होता है। सिंपल मान लीजिए एरिया बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या होता है, रेडियस होता है। आर क्या होता है, रेडियस। एरिया बाई आर स्क्वायर होता है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है
वो होता है स्टे रेडियन। इसका ऐसा यूनिट होता है स्टे रेडियन, ठीक है। स्टे रेडियन इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस आर से, रेडियन को एस आर या फिर एस रेड से। इसको नोट कीजिए, सप्लीमेंट्री यूनिट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए तब तक आप लोग इधर। चलिए, यूनिट को आप लोग अच्छे से देख चुके होंगे। यूनिट्स में इतना ही हमको ध्यान देने वाला था और कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। अब आते हैं क्विक रिवीजन हो जाए। रिवीजन क्या, हम लोग पढ़ ही रहे हैं कंप्लीटली मान के चलिए, तो क्विक पढ़ाई हो जाए अब डायमेंशन की, ठीक है। इसमें दूसरा टॉपिक क्या है मेरा, डायमेंशन। थोड़ा सा भींगा हुआ है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास डायमेंशन। तो डायमेंशन को हम लोग समझेंगे 3 वर्ड से। डायमेंशन, ये जो पहला वर्ड हो गया। दूसरा हम लोग इसमें क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। और तीसरा होता है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या होता है इसमें, डायमेंशनल इक्वेशन। समझिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। डायमेंशन कुछ नहीं होता है, किसी भी बेस क्वांटिटीज को, कोई भी क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के पावर्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी कितने होते हैं, 7, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी बोल दीजिए उसको, उसके पावर्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसके पावर्स में जब किसी चीज को लिखा जाए तो उसके पावर्स को क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। उसके पावर्स को डायमेंशन बोलेंगे। और जब पावर के टर्म में लिखा जाए तो उस फॉर्मूले को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। और अगर किसी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाए, उसको इक्वल टू से सेपरेट कर दिया है, उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख लेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि यहां पे लिखा हुआ है कोई भी एक चीज है डी इज इक्वल टू m टू द पावर a, l के पावर b और t के पावर c। ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, m l t, मास, लेंथ और टाइम। तो a b c हम क्या बोले, जो पावर होगा वो क्या होगा, डायमेंशन होगा। तो a b c क्या है, इसका डायमेंशन है। क्या है, डायमेंशन है। इधर वाले इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये मेरा क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये पूरा क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। और ये इक्वेशन के साथ जब ये आ जाएगा ना, ये पूरे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। पूरे इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। यही इस तीनों को समझने में था। जो पावर्स होते हैं उसको डायमेंशन, ये पूरे को डायमेंशनल फॉर्मूला, इस पूरे को डायमेंशनल इक्वेशन। अगर कंप्लीट बोला जाए इक्वल टू सेपरेशन के साथ तो डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, ठीक है। ए को यहां पर क्या बोलेंगे, पढ़ते कैसे ध्यान दीजिएगा। ए को क्या बोलते हैं, डायमेंशन इन मास। किसका है ये, मास। डायमेंशन इन मास ऑफ कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का, डी का। डायमेंशन इन मास ऑफ डी। वैसे ही बी को क्या बोलेंगे, डायमेंशन इन लेंथ ऑफ डी। सी को क्या बोलेंगे, डायमेंशन इन टाइम ऑफ सी, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं इसको नोट कीजिए। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना सीखेंगे हम लोग। पॉज करके लिख लीजिएगा इसको, समझिएगा एक बार और इसको ध्यान से। नहीं होगा तो फिर से रिवाइंड करके सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर सब रहेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। और किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना, हम लोग लिख सकते हैं किसी भी चीजों का। हम 7 का याद रखेंगे बस। किसका जो सातों बेस क्वांटिटी है, मास का m, लेंथ का l, टाइम का t और जो टेम्परेचर होगा उसका k या फिर थीटा। तो मान लीजिए सबसे पहला जो होता है वो किसका याद करना है हमको, मास का। छोड़िए, यहाँ से नहीं करते हैं हम लोग, सीधा अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कुछ डायमेंशनल फार्मूला पर। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कुछ क्वांटिटीज का लिखते हैं। सबसे पहला कैसे लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा। पहला हम आपको लिख के बता रहे हैं। पहला हो जाएगा आपके पास स्पीड। स्पीड को उसमें से लेके चल रहे हैं, स्पीड को यहाँ भी आगे लेके चलते हैं।
स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूले सबका लिखेंगे हम लोग। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी है स्पीड, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा तो बस कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस का जो सिंबल है वो हमको पता है लेंथ होता है, डिस्टेंस लंबाई में होता है, लेंथ होता है, तो डिस्टेंस का सिंबल क्या हो गया एल, टाइम का सिंबल टी, तो एल बाई टी इसका क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला एल बाई टी इसको कैसे लिखेंगे, एल टी टू द पावर -1 लिखेंगे या नहीं। और एक कॉमन सा नोटेशन है, ध्यान से सुनिएगा, कॉमन सा नोटेशन है कि इसको कम से कम, कोई डायमेंशन होता है ना उसको कम से कम एम एल टी के टर्म में जरूर लिखे, तो इसका जो कंप्लीट हो जाएगा वो हो जाएगा एम के पावर 0, एम तो है कुछ नहीं है, एम यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो एम का पावर 0 एल टी -1, ये हो गया कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, m0 एल टी -1 स्पीड का। सेम हो जाएगा, दूसरा देख लीजिए वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, तो फॉर्मूला है इसका भी, ये भी लेंथ है, लेंथ बाय टाइम, ये भी एल टी -1 होगा या नहीं, ये कितना हो जाएगा m0 एल टी -1 बिल्कुल होगा। जो थर्ड होगा मेरा, मानिए एरिया। एरिया क्या होता है, किसी भी चीज का लेंथ इंटू लेंथ ही तो होता है ना, ब्रेथ होता है तो भी तो एक तरह से लंबाई ही होता है ना, लेंथ इंटू लेंथ, एल इंटू एल कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, लेकिन हम क्या बोले कम से कम एम एल टी में जरूर लिखते हैं, m0 l0 सॉरी m0 l2 t0, यही होगा इसका डायमेंशन। जो चौथा हो जाएगा मान लीजिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में लेंथ का क्यूब हो जाता है, लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब तो लेंथ के जगह सिंबल एल, एल का क्यूब, डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 l3 t0। ठीक है, अब कुछ और इसमें ऐड कर लीजिए, जैसे कि पांचवा डायमेंशन आप मान लीजिए कुछ और एक्सेलरेशन, चलिए एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, पांचवा डायमेंशन कुछ एक्सेलरेशन कर लेते हैं। इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम आप जानते होंगे नाइन्थ में, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी, ये डेल्टा सिंबल डेल्टा वी बाई टी, ये डेल्टा सिंबल है, मैथ्स में इसको ट्रायंगल बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो इसको हीट बोलते हैं, और फिजिक्स में इसको डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब ये चेंज होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डेल्टा भी लिख दिया मतलब फाइनल भी माइनस ऑफ इनिशियल भी। तो इधर तो है तो भी माइनस है, तो भी का भी से ही माइनस है, तो है तो वेलोसिटी ही, तो वेलोसिटी का हम ऑलरेडी डायमेंशन यहाँ से पता कर चुके हैं, एल टी -1, एल टी -1 डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम का क्या है टी, तो ये कितना हो गया एल टी -1 ऊपर गया, -1 ऊपर गया, एल टी -2 क्या हो जाएगा कंप्लीटली m0 एल टी -2। देखिए 5 का डायमेंशन वो निकाल लिए, इसको नोट कीजिए और समझिए कैसे निकाले हैं, आप लोग को भी निकालना है अभी नेक्स्ट। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, हम आपको लिख के देंगे, आप इसको पॉज करके बनाइएगा आगे के कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर्मूला हम आपको बता देंगे अभी के लिए, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो। छठा होगा आपका मोमेंटम, जिनको फॉर्मूला पता होगा यहीं पर पॉज कर लीजिएगा, नहीं तो मेरा फॉर्मूला लिखने का वेट कीजिएगा। छठा होगा मोमेंटम। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और पी इज इक्वल टू होता क्या है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और पी इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी है, ये वी है वेलोसिटी, अब आप लोग समझ लीजिएगा। वहां से 6 7 जो होता है मेरा वो हो जाता है एक्सेलरेशन, हो गया है मेरा। एक्सेलरेशन के बाद आते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो गधे हैं, फिर भी बता देता हूँ, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप निकाल चुके होंगे, मास आपको पता है। सातवां, आठवां आपका आता है फोर्स के बाद आप निकाल सकते हैं, मोमेंटम भी हो गया है, फोर्स के बाद आते हैं वर्क। वर्क होता है W से रिप्रेजेंट करते हैं और होता है F डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। आठवां का भी आप निकालिएगा। नौवां हो जाता है पावर। पावर क्या होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, इसका भी आप निकालिएगा। 10वां
काइनेटिक एनर्जी का निकालिएगा आप। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे के हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम है मास, वी है वेलोसिटी का स्क्वायर। आप लोग 11वां भी निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो एम जी एच होता है। इसका भी आप लोग को सबको निकालना है, पॉज करके आप लोग निकालिए इसको, फिर हम बताते हैं। चलिए बनाया जाए। डायमेंशनल फार्मूला मास, यहाँ क्या है फॉर्मूला, मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या होता है, मास का जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो क्या होता है, मास का एम, क्या होता है कैपिटल एम। और वेलोसिटी का भी अभी निकाले थे एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन हो गया इसका कंप्लीट, एम एल टी में भी आ गया एम एल टी माइनस वन। काफी इजी था आपको अभी तक। आपको पता चल गया कि वेलोसिटी आपको याद करना होगा, आपको एक्सेलरेशन आपको याद करना होगा, फोर्स आपको याद करना होगा। ये 2 3 4 आपको याद करना ही होगा। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एम। एक्सेलरेशन का भी अभी पहले निकाले थे एल टी माइनस टू। ध्यान दीजिएगा, कॉपी पलटिएगा पीछे, मिल जाएगा आपको एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू। आपको याद करना है कौन कौन, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब आपको याद करना ही होगा। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। वर्क करके क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी अभी निकाले हैं क्या, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा इंटू एल। तो ये कितना बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फोर्स का भी, ये वर्क का भी आपको याद कर सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जो पावर होगा, पावर क्या बोला गया है, वर्क बाय टाइम। तो वर्क का निकाले हैं ना अभी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी। एक टी और है तो ये पावर कितना हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस थ्री। वेरी गुड, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, इसका आप लोग निकालिएगा, ये आप लोग का दोनों होमवर्क है। एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, और ये दोनों का निकाल के देखिएगा तो आना चाहिए आपको इसी के इक्वल, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। कौन कौन आपको याद करना है, फोर्स, वर्क, ये काइनेटिक एनर्जी दोनों आपको याद करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इतना आपको याद होना चाहिए, बस वो काफी है। इसके बाद और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसके आप लोग निकाल सकते हैं, पहले ये नोट कीजिए। ग्यारह तक हो गया है, आते हैं अब आगे। बारह नंबर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। लिखिए, महंगा हुआ है थोड़ा सा, इसको लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज 12 नंबर में। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है सिंबल जी, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है, कौन बताएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसको आप लोग फॉर्मूला भी इसका आप खुद लिखिएगा, काफी आसान है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये तो नहीं बताएंगे अब। 12 13 नंबर आ जाता है आपके पास। 13 में आप लोग क्या बनाइएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका बता सकते हैं। इसका हो जाएगा आपका वर्क डन बाई चार्ज। चार्ज का पता कर लीजिएगा, वर्क डन बाई चार्ज होता है ये। इसको बनाइए। 14 में आपके पास हो जाएगा, पावर कर लिए हैं, वर्क डन कर लिए हैं। चौथा में आप ये कीजिए, प्रेशर लिखिए, प्रेशर एक छूट गया है पीछे से, प्रेशर इसको पी से लिख लीजिए। प्रेशर हो जाता है फोर्स बाई एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। ये भी आप लोग को पता नहीं था, फिर ये बता दिए, ये नोट कीजिए, बनाइए तीनों को जल्दी से फटाक से। जी चार्ज नहीं बन, चार्ज का आप लोग लिख ही देना है, कहला छोड़िएगा इसको। चार्ज हो जाता है आपका करेंट इंटू टाइम,
Q इज इक्वल टू आई टी होता है, करंट इंटू टाइम, ठीक है। चार्ज होता है आई टी, और करंट का आपको पता है, करंट एक खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है। चलिए इसका एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। करंट खुद फंडामेंटल क्वांटिटी, मास है क्या इसमें? नहीं है, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। आई, करंट को किससे? आई से या फिर ए से। आई यहाँ है तो हम यहाँ ए से लिख रहे हैं, ठीक है। ए और टी से टी, ए टी हो गया इसका। लेकिन हम क्या बोले हैं? एम एल टी होना चाहिए, तो एम जीरो एल जीरो टी ए, यही हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। बस यहाँ v को w बाई क्यू, प्रेशर को फोर्स बाई एरिया, वर्क का भी अभी निकाला तो याद कीजिए, बोलो तो याद करने। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया वर्क का, डिवाइडेड बाई चार्ज का अभी निकाले हैं ए टी, कैलकुलेट कीजिए कितना होगा। एम एल स्क्वायर टी देखिए -2 और टी एक नीचे में, टी -3 -2 -1 -3 हो गया, टी -3 और ए बच गया ए -1। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला। प्रेशर का फोर्स बाई एरिया, फोर्स का एम एल टी टू द पावर -2, ठीक है, डिवाइड बाई एरिया, एरिया का एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। ईजी है, बहुत ईजी है, नोट कीजिए आप लोग। ऐसे ही अब जिस किसी का भी डायमेंशन पूछेगा फॉर्मूला देकर के आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, एकदम इजी है, काफी इजी होने वाला है, ठीक है। आप लोग अब आराम से निकाल सकते हैं किसी भी चीज का डायमेंशन बिना कोई टेंशन के। इसको नोट कीजिए अच्छे से। चलिए इसके अलावा आप लोग को बताते हैं कुछ अलग सा पॉइंट इसमें से। अब किसी भी चीज़ का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला दिया रहेगा, बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं, कोई बात नहीं है, आराम से एकदम निकाल लीजिएगा सारे को। बेस क्वांटिटी, 7 बेस क्वांटिटीज में एम एल टी, टेम्परेचर को के से, ठीक है, 7 बेस क्वांटिटी में। सबसे पहले एक और देख लीजिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जैसे कि क्या था मेरा पहला? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है अभी यही बताए थे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये भी एक तरह का लेंथ है और रेडियस भी तो एक तरह का लेंथ ही ना है, तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एल बाई एल हो गया, ये 0 हो गया, कुछ भी नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं डायमेंशन लेस। क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस। जिसका डायमेंशन 0 आ जाए उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस। इसको लिखते हैं m0 l0 t0। ये किसका है? ये डायमेंशन लेस का मतलब है, ठीक है, सभी 0 है उसमें। तो प्लेन एंगल एक खास तरह का, इसका एग्जांपल क्यों बता रहे हैं आपको डायमेंशन लेस में? क्योंकि ये काफी खास है। प्लेन एंगल में जो यहाँ पर देखिए इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, बट यूनिट है इसके पास। कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट इसका है रेडियन, जो ही बताएं आपको। दूसरा ऐसा ही एग्जाम्पल होगा ना, कौन सा? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी सेम है। सॉलिड एंगल का क्या बताए थे हम? ओमेगा इज इक्वल टू एरिया बाई आर स्क्वायर। ये आप लोग को बताए थे, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया बाई आर स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन, ये भी एरिया, लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, और ये रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। ये भी क्या है मेरे पास? डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है तो m0 l0 t0। इसका भी कुछ भी नहीं, डायमेंशन डायमेंशन लेस है, आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। लेकिन इसके पास क्या है? यूनिट है। ये दोनों एक्सेप्शन है, डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। बाकी के पास जो यूनिट है वही उसका डायमेंशन है। जैसे कि इसका मान लीजिए, आपको चलिए यूनिट से भी लिंक करके दिखा दे रहे हैं, नोट कीजिएगा पॉज करके। जैसे कि देखिए वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है मेरा वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकल के आया? LT -1 निकल के आया था ना मेरा, LT -1, LT -1। तो इसका हम लोग यूनिट भी लिख सकते हैं, यहाँ से डायमेंशन पता है ना, इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। लेंथ का यूनिट मीटर, ये पावर -1 मतलब डिवाइडेड बाई टाइम है, तो मीटर पर सेकेंड, एकदम इजी है। जैसे कि एक्सेलरेशन का भी लिख सकते हैं एकदम। एक्सेलरेशन का क्या होता है? डायमेंशन पता है हमको, LT -2, ठीक है। तो यहाँ से L का क्या? मीटर डिवाइडेड पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये पता है, अगर यूनिट पता है तो उसे डायमेंशन भी लिख सकते हैं। मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए। पर सेकेंड स्क्वायर मतलब पावर माइनस में चला गया, तो कितना हो गया? T -2। सेकेंड का स्क्वायर है तो T -2, इजी है एकदम, समझ गए? चलिए, तो डायमेंशन में इसके आगे हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं हम लोग
एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। जो कांस्टेंट होता है इज डायमेंशनलेस, मतलब 1/2 का डायमेंशन, 1 का डायमेंशन, 5 का डायमेंशन, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये सब आर डायमेंशन लेस, ये सब डायमेंशन लेस होता है। ये डायमेंशन का सिंबल होता है, बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है, ठीक है। ये सब कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। और भी कुछ होते हैं डायमेंशन लेस, ध्यान दीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके एंड देयर एंगल्स आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। जहां कहीं भी साइन और उसके अंदर कुछ भी मिल जाए तो ये साइन जो पूरा का पूरा टर्म है ये भी डायमेंशनलेस होगा, और इसके अंदर का जो एंगल है, एंगल के अंदर भी कोई चीज रहेगा ना तो भी डायमेंशनलेस होगा, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, चाहे उसके अंदर जो भी रहे उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये 2 पॉइंट लिख लीजिए पॉज करके। होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चीजें फिजिक्स एकदम सिंपल होती जा रही है, काफी इजी है। और देखिए, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और लोगारिदमिक फंक्शन होता है, वो भी लोगारिदमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर डायमेंशनलेस। लोगारिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। लोगारिदमिक फंक्शन मतलब लॉग, लॉग पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस होता है, लॉग के अंदर वाला भी टर्म क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के ऊपर में भी कुछ रहा तो ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होगा, और ये भी, ये पूरा का पूरा टर्म भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है, कुछ एकदम याद करके रखिएगा, ये लोगों को नोट कीजिए, इनको पॉज करके कीजिएगा। चलिए, सो अब हम लोग आते हैं, एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, अभी तक तो हम इनटू वाला पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे देखते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए क्या रूल है भाई। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब ये तो सिंपल सा भाई बात कर रहा है, क्या गलत कर रहा है कि कभी 2 kg में 2 सेकेंड को प्लस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वही बात तो ये भी कह रहा है बेचारा कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे 2 kg में आप 2 kg अगर कोई सामान है तो उसमें 2 किलो ही ना जोड़िएगा कि 2 सेकेंड टाइम जोड़ दीजिएगा, नहीं ना। ये चीज तो सही है भैया, करेक्ट है, लेकिन 2 kg में 2 सेकेंड जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते हैं। 2 kg में 2 सेकेंड कभी नहीं जुड़ाएगा। मास का यूनिट है, टाइम का यूनिट है, तो मास और टाइम कभी एक दूसरे से ऐड होगा, नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही आप 3 मीटर आप 4 kg को कभी जोड़ सकते हैं, ये कभी नहीं होगा। तो वही बात तो ये भी कह रहा है बेचारा कि सेम फिजिकल क्वांटिटी जो रहेगा ना वही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं और इसका। सो इसका एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आप कहिए कैसे ही सर कुछ बोल दिया मान लेंगे, बिल्कुल नहीं मानिएगा। चलिए आप बना के दिखाते हैं आपको। देखिए
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वो इक्वेशन है ना, ये बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है। न्यूटन का थर्ड 3 इक्वेशन में से एक है, मोशन का 3 इक्वेशन में से एक है ये, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो भैया अब इसमें बोल रहा है कि इसमें देखिए, तो आप बोलेंगे कि आप ऐड सब्ट्रैक्ट, आप यहाँ भी ऐड किए हैं दोनों को, दोनों का डायमेंशन सबसे सेम है, बिल्कुल सेम है। आपको चलिए निकाल के दिखाते हैं। सब का डायमेंशन सेम है यहाँ पर, हर एक टर्म, जितना टर्म होता है ना, सब का डायमेंशन सेम होता है। उसका एक और इसमें स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, और करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इज ऑलवेज सेम। अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो हर एक टर्म का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। टर्म क्या होता है, जब प्लस माइनस या फिर इक्वल टू से सेपरेटेड हो उसी को क्या कहते हैं, टर्म। प्लस माइनस या फिर इक्वल टू से सेपरेटेड हो उसको टर्म कहते हैं। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये तीसरा टर्म है। यहाँ इक्वल टू से सेपरेशन है दोनों के बीच, यहाँ प्लस से सेपरेशन है, तो ये सब क्या है, अलग अलग टर्म्स है। तो हर एक टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा, मतलब जो डायमेंशन वी स्क्वायर का होगा वही डायमेंशन मेरा निकल के आना चाहिए यू स्क्वायर का। तो वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब LT-1 का स्क्वायर। मेरा मार्कर का क्या हो गया, LT-1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर T⁻⁻²। चलिए यू का स्क्वायर निकालते हैं। यू भी मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ही तो है, तो यू का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1 का स्क्वायर, LT-1 का स्क्वायर हो जाएगा तो L स्क्वायर T⁻⁻²। एकदम आसान है, देखिए दोनों सेम का सेम निकल गया, L स्क्वायर T⁻⁻²। अब आते हैं 2as, एक टर्म है मेरा 2as। यहाँ पे 2 का कोई डायमेंशन होता है क्या, बिल्कुल नहीं सर, 2 तो डायमेंशन लेस होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। ए का डायमेंशन क्या है भैया, तो ए का डायमेंशन मेरा हो जाएगा, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी याद किए थे, क्या है, LT-2। और एस क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है सर एल होता है, बिल्कुल होता है भाई, एल होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो L × L, L स्क्वायर T⁻⁻²। देखो भाई तीनों का डायमेंशन सेम है, तो कहा गलत बात कहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, चाहे गलत कहते हैं हम, बिल्कुल नहीं। L स्क्वायर T⁻⁻², L स्क्वायर T⁻⁻², L स्क्वायर T⁻⁻², तीनों का डायमेंशन क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। इसको नोट कीजिए, एग्जाम्पल हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। चलिए होप कि नोट कर लिए होंगे ये आप। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक और स्टेटमेंट था कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन इज सेम। हर एक टर्म का डायमेंशन किसी इक्वेशन का क्या होता है, सेम होता है। यही स्टेटमेंट दिया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में बोला जाए v इज इक्वल टू, क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल में, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ कुछ बोल दिया जाए कि u प्लस ऑफ xt है, क्या है, u प्लस ऑफ xt है। देन आपको v बोल दिया जाए, v क्या है मेरा, वेलोसिटी है, v है वेलोसिटी, u भी क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, t क्या है आपको, टाइम है। तो बताइए x का डायमेंशन क्या होगा, क्वेश्चन आपसे बोल दिया गया है ना, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन आपको बोला गया है फाइंड डायमेंशन ऑफ x, फाइंड द डायमेंशन। आप लोग पॉज करके बना सकते हैं तो बनाइएगा, यही यूज करके, बस यही स्टेटमेंट का, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x। अगर बना सकते हैं तो पॉज कीजिएगा और बनाइएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं। चलिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, मेरे पास सेम होना चाहिए। जो v का है वही u का है, वो तो है भाई, दोनों वेलोसिटी गिवन है। वही xt का भी होना चाहिए। तो v का डायमेंशन क्या है मेरे पास, सबसे पहले बताइए तो, LT-1 नहीं पता है हमको, बिल्कुल पता है। अब xt का भी डायमेंशन मेरा LT-1 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे सर, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि LT-1 के इक्वल होना ही चाहिए, तो LT-1 इक्वल कर दिए। अब बताइए हमको कि x का जो डायमेंशन होगा वो हमको नहीं पता है, निकालना है, ठीक है। और t का तो डायमेंशन पता है, t का डायमेंशन क्या होता है, टाइम होता है। ये कितना हो गया, LT-1। x का हमको निकालना है, x को इधर छोड़ दिए, LT-1/t, ये कितना हो गया, LT-1।
2 निकल के आ गया x का डायमेंशन LT-2। इजी है, काफी इजी है, किसी भी कैसा भी क्वेश्चन दे देगा निकाल लेंगे आराम से। देखिए इसको, देखिए लिखिए, पॉज कीजिएगा, पॉज करके समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझे तो काफी इजी है। और एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल्स करते हैं अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। एक कोई और क्वेश्चन गिवन है हमको, क्वेश्चन गिवन है कि जो मेरे पास एक्सेलरेशन है AT प्लस, नहीं ये मत लिखिएगा, XT स्क्वायर प्लस ऑफ YT क्यूब प्लस ऑफ ZT है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू XT स्क्वायर प्लस YT क्यूब प्लस ZT है, जहाँ पे अभी बोल ही दिए A क्या है, एक्सेलरेशन है, T क्या है, टाइम है। A एक्सेलरेशन है, T टाइम है। आपको बोला गया है फाइंड, क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड डायमेंशन ऑफ, किसका किसका डायमेंशन निकालना, एक्स वाई और जेड का। फाइंड डायमेंशन ऑफ, सिंबल लिख दे रहे हैं, डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ वाई, डायमेंशन ऑफ जेड। ठीक है, पॉज करके बनाइएगा इसको। पॉज करके बनाइएगा आप लोग, हम बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमको पता है, सबको पता है, बार बार बोल रहे हैं, याद कीजिएगा, उसी समय से बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये बार बार यूज में आएगा, LT-2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, LT-2। सभी टर्म का LT-2 होना चाहिए, सिंपल सा बात है। पहला क्या है मेरा, XT स्क्वायर का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, LT-2। तो x का डायमेंशन हमको निकालना है, t स्क्वायर का डायमेंशन, t स्क्वायर कैपिटल T स्क्वायर LT-2। x का डायमेंशन निकालना है, x को छोड़ के t स्क्वायर को नीचे भेज देंगे, LT-2 है इसका, LT-2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, LT-2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, LT-4। यही डायमेंशन क्या होगा, x का होगा। आराम से निकल गया x का डायमेंशन, ये देखिए आ गया सबसे पहले। अब y का पूछा था, तो इसका मतलब YT क्यूब का भी कितना होना चाहिए डायमेंशन, क्या होना चाहिए, इसी के इक्वल LT-2। आराम से इसका भी निकाल सकते हैं। अब आपको अब ZT को भी इक्वल कर दीजिए LT-2 को, तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा, आप लोग भी निकालिएगा साथ साथ, y का वैल्यू निकल के आएगा। थाली में परोसने वाला काम नहीं करेंगे, अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। y का जो वैल्यू हम आंसर बता दे रहे हैं, वैल्यू निकल करके आएगा आपको LT-5, LT-5। z का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा LT-3, LT-4, LT-5, LT-3। चेक कर लीजिएगा अपना आंसर। ठीक है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में, इसमें हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस का जो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, वो अब हम लोग देखेंगे, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग यूज देखेंगे, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब वो डायमेंशनली सही होगा। कोई भी फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब वो डायमेंशनली सही होगा। डायमेंशनली गलत हो गया अगर कोई फॉर्मूला, तो समझिए वो फॉर्मूला गलत है। ऐसा नहीं कि डायमेंशनली सही हो गया तो सही ही हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन
डायमेंशनली सही होना जरूरी है, उसके सही होने के लिए डायमेंशनली सही होना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि डायमेंशनली सही है तो फॉर्मूला भी सही हो जाएगा। कुछ तो लिख दीजिएगा डायमेंशनली सही है तो सही थोड़ा हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़े बन जाएगा, नहीं ना बनेगा। डायमेंशनली सही जैसे कि हम लिख देंगे v इज इक्वल टू हम लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, मतलब मान लीजिए कि जो v आ जाए एल टी माइनस वन जिसका डायमेंशन आ जाए तो फॉर्मूला नहीं ना बन जाएगा। फॉर्मूला एक डिजाइन होना चाहिए, लेकिन कोई फॉर्मूला अगर डिजाइन है तो उसका डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो चेक किसी भी करेक्ट फॉर्मूले के करेक्टनेस को चेक करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है। तो ये पहला यूज हो गया इसका, इसको ध्यान से देखिए। जैसे कि इसका एस इज इक्वल टू यू, आप लोग चेक करके बताइएगा एग्जाम्पल में हमको। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, क्या सही फॉर्मूला है या नहीं? ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा आप लोग चेक करके बताइएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 4as सही है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट आपको ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दोनों सही आ जाएगा, दोनों का हर एक टर्म का डायमेंशन सेम आ जाएगा। लेकिन देखिए क्या ये फॉर्मूला है क्या? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, यहाँ 4as लिख दिए हैं, सरासर एकदम गलती कर दिए, मटर कर दिए हैं फिजिक्स का। न्यूटन साहब कहीं से देख के गालियाँ दे रहे होंगे हमको। ठीक है, तो इसको 4as लिख दिए, फिर भी इसको डायमेंशनली सही बताया जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली सही हो तो फार्मूला सही ही हो, लेकिन किसी फार्मूला को सही होने के लिए डायमेंशनली सही होना उसका जरूरत है। अगर डायमेंशनली गलत हो गया हो तो मतलब वो फार्मूला गलत ही है, इसको नोट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, हम लोग अब आगे देखते हैं। चलिए क्या किए थे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला कर लिए हैं हम लोग। गुड, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन भी करेंगे हम लोग। जो सेकेंड एप्लीकेशन होता है डायमेंशन एनालिसिस का, वो होता है टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को अनदर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का मदद ले सकते हैं। टफ नहीं लगता है कभी कभी फिजिकल क्वांटिटीज को एक यूनिट में दिया रहा है, दूसरे यूनिट में पूछे, एसआई में दिया हुआ है, सीजीएस पूछ रहा है, एमकेएस दिया हुआ है, सीजीएस पूछ रहा है, ये सब ना काफी टफ लगता है बच्चों को। तो डायमेंशनल एनालिसिस से आप इसको काफी इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर कन्वेंशनल तरीका से जाइएगा ना तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही बोले थे हम चीजों को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, बस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिएगा। एग्जाम्पल में बोला जा रहा है ना कि बोला जा रहा है कि जो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है ना, ऐसा लिख दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन ही हम वर्ड में। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, आपसे बोला गया है देन कन्वर्ट, then how many CGS unit, how many CGS unit will make 1 पास्कल, कितने CGS यूनिट मिलके 1 पास्कल बन जाएंगे? हाउ मेनी CGS यूनिट विल मेक 1 पास्कल। ठीक है, कितने CGS यूनिट मिलके 1 पास्कल बन जाएंगे, आपसे ये सवाल पूछा गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सवाल आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि इसको रब करेंगे, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसको थोड़ा अच्छे से हम समझाना चाहते हैं। एक क्वेश्चन से ही आप पूरा क्लियर हो जाए और आप कोई भी क्वेश्चन कन्वर्जन का बना दें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, प्रेशर का बोला गया है, सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रेशर का प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का क्या हो जाएगा? प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, होता है ना, एफ बाई ए। तो फोर्स का आपको पता है ना, याद करवाए थे ना, mlt टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया का स्क्वायर एल स्क्वायर होगा। ये कितना हो जाएगा इसका डायमेंशन जी? m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 होगा या नहीं होगा? बोलो। mlt -2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर,
ml-1 T-2 प्रेशर का डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जब डायमेंशन लिख लिया ना, अब कुछ नहीं कीजिए, एसआई से सीरीज में करने बोला है ना, सिंपल सा 1 एसआई यूनिट कितना होता है, एसआई यूनिट जो डायमेंशन है उसको यूनिट में ले आइए, बताए थे यूनिट से डायमेंशन से यूनिट में ला सकते हैं, यूनिट से डायमेंशन में ला सकते हैं। मास है ना 1 kg, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है 1 है मेरे पास, एक ऐसा यूनिट है तो मास का क्या 1 kg, पावर क्या है 1 है तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्या है लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, तो 1 मीटर का पावर देखिएगा इधर -1 है। इधर टाइम, टाइम का क्या होता है 1 सेकेंड हो गया का पावर -2, ठीक है। अब क्या होता है एक सीजीएस यूनिट, अब सीजीएस यूनिट के लिए सेम चीज लिखिएगा, मास का डायमेंशन, मास यहाँ पे मास है ना डायमेंशन में, तो इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या है लेंथ, लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और पावर कितना है देख लीजिएगा वहां -1, पावर कितना है -1, यहाँ 1 सेकेंड का पावर -2। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को डिवाइड कर देना, देखते जाइएगा, नोट करने समय आप लोग को अलग अलग नोट कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, समझ गए, डिवाइड कर देंगे। आप फिर से जब इसको लिखिएगा, एक ऐसा यूनिट को क्या 1 पास्कल बोल सकते हैं, यही ना, एक ऐसा यूनिट प्रेशर का 1 पास्कल होता है, डिवाइडेड बाय 1 सीजीएस यूनिट, 1 सीजीएस यूनिट होता है मेरा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब जो अलग अलग यूनिट है ना सबको एक यूनिट में बदल दीजिए, ग्राम है तो ऊपर वाला भी ग्राम कर लीजिए, ठीक है। तो 1 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, इसका कहानी खत्म, अलग कर लीजिए इसको, इसको अलग कीजिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर लिख दीजिए, 1 सेंटीमीटर का पावर कितना है -1, पावर वगैरह ध्यान से देखते जाइएगा, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का पावर -2, ग्राम से ग्राम उड़ गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, सेकेंड से सेकेंड उड़ गया, कहानी खत्म, बच क्या गया। तो 1 पास्कल डिवाइडेड बाई 1 सीजीएस इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 1000 हो गया, इंटू 100 का पावर -1, -1 का मतलब क्या होता है कन्वर्ट नीचे कर देना, माइनस अगर पावर में हो तो क्या 100 होगा तो 1/100 आ जाएगा, 1/100 क्या बच गया, सॉरी 1/100, 1/100, इधर क्या बच गया 1 है, 1 के पावर -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, नीचे में स्क्वायर करेंगे तो 1/1 1 हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं है 1 है, ये कहानी खत्म, ये 0 से ये 0 गया। तो 1 पास्कल में अभी सीजीएस इधर चला जाएगा, सीजीएस पास्कल डिवाइड में दिख जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना सीजीएस निकल के आ गया 10 सीजीएस यूनिट, कितना इजीली निकल के आ गया, देख रहे हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 सीजीएस यूनिट। ये तो मतलब समझिए हमको पता भी हो सकता है, बहुत लोगों को पता भी होगा, ये 1 पास्कल में 10 सीजीएस यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होता है प्रेशर का, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अगर बोलते हैं उसको तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो वाला डाइन नहीं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, पता होगा आप लोगों को तो ठीक है, नहीं पता होगा तो फिर ये रहा 1 पास्कल में 10 सीजीएस यूनिट होता है। अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स रहा ना उसका भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, ठीक है। तो इसको आप लोग खास ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला समझे, पहले समझे क्या करना है, फिर से बता दे रहे हैं, पहले प्रेशर निकालना है, पहले प्रेशर का बोला है गया तो पहले प्रेशर का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, डायमेंशन के फॉर्मूले का आपको यूज पड़ेगा। उसके बाद एक ऐसा यूनिट जिस यूनिट में कन्वर्ट करना, दोनों यूनिट को लिख लेना है उसके डायमेंशन फॉर्मूला से, एक यहाँ पे मास था तो मास का केजी होता है, एसआई का लिख रहे हैं तो एसआई का केजी हो गया, सीजीएस का लिखेंगे तो ग्राम हो गया, एक एक का निकालना है, एक एक का निकाल, अगर यहीं पे 100 एसआई यूनिट में कितना होता है तो एक का निकाल लेते हैं, फिर 100 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे 100 पास्कल का कर देते हैं, दोनों साइड गुना हो जाता है 100 से, ठीक है। वैसे ही सभी यूनिट का लिख लेंगे, अब बस एक में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी हम कर सकते थे केजी में, लेकिन हम इसको ग्राम में कर दिए, जी राम मेरे लिए काम खत्म, आप लोग इसको नोट कीजिए बढ़िया से, नोट कीजिए आराम से, इसको समझिए, थोड़ा टाइम दे रहे हैं। चलिए मेरे पास थर्ड यूज हो जाएगा इसका, इसको बढ़िया समझिएगा, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस सेशन करेंगे इसका, एक डायमेंशनल का अलग से 1 शॉट रिवीजन क्या है समझिए, पूरा का पूरा हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ ही लिए हैं। अब पढ़ने के बाद अब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सेशन रखेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का और क्वेश्चन के प्रैक्टिस होगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगी, कलेक्शन होगी और उसकी प्रैक्टिस होगी मेंस और एडवांस लेवल की। हम लोग को जो बेसिक पढ़ना था हम लोग पढ़ चुके हैं,
थर्ड जो होगा हमारे पास, देखिए मेरा मार्कर में है और इंक भी खत्म हो गई है, रात का टाइम है इसलिए दुकान भी नहीं खुला होगा, 1:40 हो रही है रात की। देखिए थर्ड क्या है, टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम लोग रिलेशन भी निकाल सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस की मदद से। अगर हमको पता हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग वहां से उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। रिलेशन का मतलब फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ी डिमेरिट्स होते हैं, लास्ट में लोग डिस्कस कर लेंगे, बट हम निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए, इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड जो है, सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है, पहले तो बता दें, ऐसे लटका हुआ होता है, यहाँ पर एक बॉब होता है, बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। बॉब मास, ये जो धागा लटका होता है, मास लेंथ एल, बॉब का मास एम होता है और ये धागा का लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। बॉब का मास एम, धागा का लेंथ एल होता है, ठीक। तो बोल रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा इस पे, जी बिल्कुल लगेगा। तो ये जो बोल रहा है ना कि जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड जो है ना, वो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन हम डिसाइड करें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सपोज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द mass of the bob, length of the thread and the acceleration due to gravity, then deduce a relationship between these four। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। टाइम पीरियड से आपको गिवन है कि मास पे, लेंथ पे और जी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है ये आपको नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, टाइम पीरियड निकालना है जी। टाइम पीरियड हम मान लेते हैं, टाइम पीरियड को टी से लिख ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि टी जो होगा कैसे रिलेटेड होगा, मास से। m का पावर a, आज कंप्लीट कर ही लेंगे इसको इसी मार्कर से, m का पावर a, ठीक है। कुछ और किस पे डिपेंडेंट है, l पे भी डिपेंडेंट, लेकिन कैसे डिपेंडेंट है हमको नहीं पता। प्रोपोर्शनल टू l है, डिपेंडेंट है l पे, लेकिन कैसे डिपेंडेंट नहीं पता। तो b से मान लेते हैं, कुछ b से डिपेंडेंट है। और किस पे भाई, तो g पे भी डिपेंडेंट है, g पे कुछ c से डिपेंडेंट है, ठीक है। ये सब का पावर है, हमको नहीं पता कि एबीसी क्या है, हम मान लिया ऑटोमेटिक। एम स्क्वायर भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एम का पावर ए, एल का पावर बी और जी का पावर सी, ठीक है। चलिए, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन से कोई फॉर्मूला तो बनता नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू लाना पड़ता है। इक्वल टू लाने के लिए कोई एक कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हमेशा का है हम लोग का। तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस यहाँ पर जो करेंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ अपने मन से, कांस्टेंट के कर दिए, तो ये फॉर्मूला बन गया, एम का पावर के इंटू एम का पावर ए, एल का पावर बी और जी का पावर सी। लेकिन हमको इसका पावर तो नहीं पता ए बी सी क्या है। जब तक पता नहीं चलेगा कि ए बी सी है क्या, तो ये पूरा फॉर्मूला कहाँ से बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोग डायमेंशन का मदद लेंगे। याद है डायमेंशन क्या कहता है, कि हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इधर टाइम है, टाइम पीरियड तो एक तरह से टाइम है ना, है तो टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा हमको पता है कि इधर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ टी होगा। बोलिए, m0 l0 t होगा। पूरा अगर लिखा जाए इसको तो क्या लिखेंगे, m0 l0 t लिखेंगे, इसको बिल्कुल लिखेंगे। इधर क्या, k का डायमेंशन, कहानी खत्म, डायमेंशन लिख रहे हैं बस, खाली ध्यान दीजिएगा। k का डायमेंशन कुछ भी नहीं, m का पावर a, तो m का पावर, m का डायमेंशन a, लेंथ का तो l का डायमेंशन b, l डायमेंशन है खुद और l का पावर b। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक तरह से एक्सेलरेशन है ना, है तो एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशन, lt-2 होता है। तो lt-2 का क्या है, ये पावर c है, यहीं पे आके शुरू होता है सब। ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड निकालना था ना हम लोग को, lt-2 का पावर c है। तो ध्यान दीजिएगा, m का पावर 0 है, पहले इधर फिर से एक बार लिख लीजिएगा, सबको अलग अलग इक्वेट करके, m0 l0 t इज इक्वल टू m का पावर a, m का पावर a
एल का पावर बी भी है, यहाँ से इंटू कीजिएगा, एल का पावर सी भी है, तो क्या हो गया, एल का पावर अब ऐड नहीं हो जाएगा, बेस सेम है तो एल का पावर बी प्लस सी, और क्या बच गया, टी का पावर -2c, टी का पावर -2c। अब दोनों साइड सेम कंटेंट है, देखिए दोनों साइड इक्वल टू का साइन से सेपरेटेड है, मतलब दोनों का पावर, दोनों का जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एम का पावर इधर 0 है, इधर कितना ए है, ए और 0 को क्या होना चाहिए, आपस में इक्वेट कर रहे हैं डायमेंशन को, ए बराबर 0 होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये निकल के आया। इधर क्या हो गया, b प्लस सी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे ना b पता है ना c पता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या, -2c है, t का पावर यहाँ -2c है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो -2c का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो c का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा -1/2। जब c का वैल्यू यहाँ -1/2 रखेंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू प्लस का 1/2 नहीं हो जाएगा, तो ए बी सी तीनों का वैल्यू निकल करके मेरा आ गया, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1/2, सी का वैल्यू -1/2, दैट्स इट। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों का वैल्यू निकल के आ गया, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे पुट कीजिए इस इक्वेशन में, टी इज इक्वल टू क्या, के इंटू एम का पावर ए, एम का पावर ए कितना है 0, यानी कि एम का पावर 0 डाल दीजिए फॉर्मूला में, एल कितना है बी, एल का पावर बी कितना है 1/2, और जी का पावर कितना है सी -1/2, टी इज इक्वल टू के, एम का पावर 0 मतलब 1 कुछ भी नहीं है, तो एल रूट जाएगा 1/2 का रूट एल, अब माइनस है तो नीचे में आ जाएगा, रूट में भी 1/2 में है, तो के रूट एल बाई जी। याद कीजिएगा टाइम पीरियड फॉर्मूला जिनको पता होगा वो क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी। 2 पाई क्या कोई कांस्टेंट ही ना होता है, देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला भी तो आ गया, टाइम पीरियड पेंडुलम का क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी, यहाँ पर है के रूट एल बाई जी। यही इसका डिमेरिट होता है डायमेंशनल एनालिसिस का। अगला टॉपिक हम वही है, डिस्कस कर लेंगे, लिखेंगे नहीं अब, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल यूज नहीं होता उसका हम लोग को जेई वगैरह में। टाइम पीरियड क्या हो जाता है, के रूट एल बाई जी हो जाता है, 2 पाई रूट एल बाई जी इसका जनरल फॉर्मूला आता है। के का वैल्यू पता नहीं कर पाता है डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का यही दिक्कत है कि के का वैल्यू वो पता नहीं कर पाता है। पहला दिक्कत तो इसका ये हो गया कि अगर फॉर्मूला डिराइव करता है तो कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पता कर सकता है। दूसरा ये कि अभी ये बताए थे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 4as को भी करेक्ट बता रहा था, मतलब कि अगर डायमेंशनली सही, जरूरी नहीं कि वो सही ही होगा, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला भी जो हम अपने मन से कुछ भी लिख देंगे डायमेंशन सही होगा तो सही नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कांस्टेंट को ये सिग्निफाई नहीं कर सकता है। और जो फार्मूला डिराइव करता है ये इनटू वाला तो डिराइव करता है, प्लस वाला कभी ये डिराइव नहीं कर सकता। प्लस वाला फार्मूला है ये डिराइव नहीं कर सकता। जिस फार्मूले में प्लस हो यू स्क्वायर प्लस 2as आप डायमेंशन एनालिसिस की मदद से डिराइव करो ना, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये इसका एक और गलती है। तो बहुत सारी गलतियां हैं, वैसे ही एक दो और हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट कीजिएगा, बढ़िया से इसको समझिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसका डिमेरिट्स। ये हो गया हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। डायमेंशनल एनालिसिस तो अब इतना ही यूजफुल है भैया, तो यूज में क्यों नहीं लाया जाता है, तो बहुत सारा डिमेरिट है इसका। पहला देख लिए कि कांस्टेंट का वैल्यू ये नहीं निकाल करके दे सकता है, ठीक है। दूसरा ये देखें कि कोई भी करेक्ट, मतलब कि अगर डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला है तो उसको क्या बोलेगा कि हाँ भाई ये फार्मूला सही है, बट रियल में ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा ये सिर्फ जो रिलेशनशिप निकाल सकता है ये 3 के लिए निकाल सकता है, सिर्फ और सिर्फ 3 पे। यहाँ पे मास पे डिपेंडेंट था, लेंथ पे और जी पे बोला था, तो इसलिए निकल गया। अगर 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका कोई रिलेशन डायमेंशन एनालिसिस नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा यही रहा। इससे यहाँ से मेरा चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन खत्म होता है। अगले सेशन में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ आज, वन शॉट रिवीजन हुआ और कुछ मतलब क्लास में ही क्वेश्चन हुए, क्लास टाइप का हुआ और पूरा लेकिन चैप्टर कवर हो गया। इससे हर एक टॉपिक, एक कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है, सारा टॉपिक कवर हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को थैंक यू वंस अगेन, वेरी वेरी थैंक यू।